Hello friends, welcome back to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi and we had capital gain as our last topic. Today I am to start with a very small but very important topic, and that is income from other source. We in the simple language call it IFOS, covering only 4 sections friends. They are 56 to 59. That's it. खाली 4 sections ये particular topic में covered है, and we are supposed to discuss this 4 sections only. अच्छा, उसमें से भी भाई 2 sections जो मेरे हैं ना, वो connected है with the topic business and profession. सो उसका डिस्कशन हम रखेंगे मेजोरिटी केस में बिजनेस प्रोफेशन में. हियर आई एम सपोज टू हैव 56 एंड 57. दिस आर द 2 मेजर सेक्शंस. नाउ टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, एंड दैट इज अ चार्जिंग सेक्शन फ्रेंड्स. My 56 is a charging section. 56 has 2 subclauses, subsections. 56(1) says that if following conditions are fulfilled, then the income will be chargeable under the head income from other source. Conditions are, सबसे पहली कंडीशन है ये, इनकम होनी चाहिए डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट 24 में. इनकम इज मस्ट. मान लो कि मैं मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए दे रहा हूं और मैं मिस्टर एक्स को बोल रहा हूं कि भैया ये मैं आपको लोन दे रहा हूं, तो कैन वी से ये 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स के लिए रिसीट हुई, बट ये रिसीट doesn't have the character of income, and if it doesn't have the character of income, the income tax act will not come into play. Receipt hai, but this receipt is a balance sheet item. It will be charged, it will be taken to the balance sheet, and it won't be income, it won't be going into any of the head, it won't be entering into income tax act because 224 में नहीं फॉल हो रहा है. बट अगर मैंने मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए दिए और मैंने बोला कि भैया आपने जो मुझे सर्विस प्रोवाइड की थी ना, उसकी ये फीस है, देन द अदर सोर्स विल कम इन टू प्ले. दूसरी कंडीशन, ये इनकम आपकी जो है फ्रेंड्स, वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 10, 11, 12, 13 में. अगर ये एग्जम्प्टेड है तो भी इसको पिक्चर से बाहर निकाल दो. लाइक आपने नवंबर 20 के फ्रेंड्स के लिए इंडियन कंपनी से डिविडेंड कमाया, म्यूचुअल फंड से डिविडेंड कमाया, एग्जम्प्ट है तो इसको पिक्चर से बाहर निकाल दो. एग्रीकल्चर इनकम कमाई, एग्जम्प्ट है. पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग कमाया, एग्जम्प्ट है. ये सब अगर एग्जम्प्ट है ना, तो इसको पिक्चर से बाहर निकाल दो, टॉपिक ही नहीं आएगा. बट अगर ये एग्जम्प्ट नहीं है तो आगे जाओ, एंड अगर आगे जाओगे ना साहब, तो स्पेसिफिक कंडीशन है that it must not be covered by, be careful, salary, HP, business profession and capital gain. Meaning thereby there is no bypass to income from other source. ऐसा नहीं करना इनकम सीधी अदर सोर्स में ले जाओ. It has to be routed through all the 4 head. If not caught by any of the head, then only it will be chargeable under the head income from अदर सोर्स. ये इनकम को आपको चारों हेड में ले जाने की ट्राई करनी पड़े. ऐसा नहीं है कुछ नहीं आया, 4 हेड ऑप्शन में निकाले तो आप बोल दो कहीं पे नहीं जाएगा तो अदर सोर्स. नो, इट वॉन्ट. इट हैज टू बी रूटेड थ्रू ऑल द 4 हेड्स, एंड इफ नॉट कॉट देन ओनली इट विल बी ट्रैवलिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस जनरली रिकरिंग आइटम अदर सोर्स में यहां पे टैक्स होती है. कौन सी इनकम टैक्स होती है अदर सोर्स में? आई एम सपोज टू हाईलाइट हियर कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स में यहां पे टैक्स होगी. बट रिकरिंग मींस डे टू डे
मंथ टू मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर हो, वो यहां पे जाएगा। ये मेरा पहला सेक्शन हुआ, सब सेक्शन हुआ 56(1). अब 56(2) में है ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा स्पेसिफिक लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें कहा है कि फॉलोइंग इनकम वुड ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और यहां पे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है। यहां पे साहब ये जो यहां पे टैक्स कर रहे हैं उसमें रिकरिंग भी है एज वेल एज नॉन रिकरिंग भी है। डे टू डे, मंथ टू मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर कमाया हो ऐसा भी है, आपने एक बार कमाया हो ऐसा भी है। अब फ्रेंड्स, ये जो मेरी इनकम अदर सोर्स में जा रही है अंडर 56(2), उसमें नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज आई एम ट्राइंग टू टेल यू आर देयर, बट द मोस्ट मेजर पॉइंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज फ्रेंड्स, मैं बिगिन कर रहा हूं विथ gift received. Originally it was 56(7). Now it is section 56(10). Gift will be chargeable under the head income from other source. और ये गिफ्ट कैसे चार्ज होगी अदर सोर्स में, कब चार्ज होगी, क्या क्या कंडीशंस है, आज का मेरा ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर ये गिफ्ट के लिए। अगर ये गिफ्ट कवर अप हो जाए तो उसके बाद मुझे दूसरे दो छोटे छोटे मुद्दे कैपिटल गेन के साथ कनेक्टेड है, उसको मैं ब्रशअप कर दूंगा। एंड इन द कमिंग लेक्चर इट वुड बी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट स्टोरी विच वी विल बी डिस्कसिंग फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेट अस हैव द टॉपिक टुडे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ exclusively the gift received by an assessee. Sir, number of controversy, number of confusions, number of changes, and ultimately this provision which we are having as of today in the law for November 2020, May 21, November 21 examination. There is no change in the provision. The provision remains the same for all. Now, the point is, the gift. At final CA level, if I take you to the reasons and the provision, friends, Mr. X and Mr. Y दोनों रिलेटिव नहीं है। इन ओल्ड डेज मिस्टर एक्स अगर से मिस्टर वाई को ₹5 लाख की गिफ्ट करता था ना, तो अप टू 1997 मिस्टर एक्स इसके ऊपर गिफ्ट टैक्स पे करता था। डोनर, गिवर गिफ्ट टैक्स देता था। देयर वाज एन एक्ट कॉल्ड गिफ्ट टैक्स एक्ट 1975 विच वाज एप्लीकेबल एट दैट टाइम। अभी पोजीशन ऐसी हुई कि 1997 में गिफ्ट टैक्स एक्ट इज रिपील्ड, गिफ्ट टैक्स एक्ट इज एबोलिश्ड। तो 1997 के बाद अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को गिफ्ट देता था तो देयर वाज नो टैक्स बाय मिस्टर एक्स एंड देयर वाज नो टैक्स बाय मिस्टर वाई। कोई टैक्स नहीं भरता था। ये 97 टू 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। एंड एट दैट टाइम डोनर एंड रिसीवर दोनों के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं थी। अगर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं थी फ्रेंड्स, तो काफी सारी जगलरी स्टार्ट हो गई। कैसी जगलरी स्टार्ट हो गई? मिस्टर वाई को चेक के रूपे चाहिए, मिस्टर एक्स को बुक के बाहर के रूपे चाहिए।
और ये दोनों एक दूसरे को पहचानते ना हो ना, तो भी एक्स वाई को ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन गिफ्ट कर देता था 5 लाख रुपए की चेक से। वाई के हाथ में गिफ्ट आती थी, वाई अपने बुक्स में एंट्री पास करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ वेरी गुड फ्रेंड। और ये टैक्सेबल नहीं होता था। एक्स अपनी बुक्स में एंट्री पास करता था, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग गिफ्ट गिवन टू अ वेरी गुड फ्रेंड। एक्स को भी ये टैक्स नहीं होता था, और अदर एक्स को अलाउ नहीं होता था। अब साहब, ये जो गिफ्ट आती थी वो वाई के कैपिटल अकाउंट में एंड बैंक स्टेटमेंट में अपीयर करती थी। इनकम टैक्स ऑफिसर की साइड से क्वेश्चन आता था वाई को कि भाई ये जेन्युइन है। वाई बोलता डेफिनेटली जेन्युइन है सर। किसने दी? तो बोले मेरे फ्रेंड ने दी। क्यों दी? बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप। अच्छा, आपके फ्रेंड कौन है? तो बोले मिस्टर एक्स है सर, जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। मिस्टर एक्स का बैंक स्टेटमेंट मंगवाते थे उस दिन का, जिस दिन गिफ्ट आई है चेक से। मिस्टर एक्स के बैंक स्टेटमेंट में 5,02,780 रुपए है। 2500 रुपए मैक्सिमम मिनिमम बैलेंस चाहिए बैंक का, और उन्होंने 5,02,780 रुपए में से 5 लाख की गिफ्ट कर दी। 2780 मिनिमम बैलेंस जितनी अमाउंट रख के। ऐसी तो कैसी फ्रेंडशिप। अच्छा, मिस्टर एक्स का कैपिटल देखते थे तो बेचारे की कैपिटल होती थी 7-8 लाख से आगे नहीं। मिस्टर एक्स की इनकम डिटेल देखते थे, कितनी इनकम होती थी उनकी? 2.5 लाख, 2,60,000, 2,80,000। यार डिपार्टमेंट मिस्टर वाई को क्वेश्चन पूछता था कि जरा समझाओ तो सही, तो ऐसी तो कैसी फ्रेंडशिप कि एक्स के पास कुछ है ही नहीं और आपको इतने सारे गिफ्ट में दे। समथिंग इनजेन्युइन। और मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विदर दिस गिफ्ट इज जेन्युइन और इनजेन्युइन ये फाइंड करने में बहुत ही टाइम जाता था, और अगर प्रूव हो जाए इनजेन्युइन तो मिस्टर वाई को ये सेक्शन 68-69 में टैक्स करते थे। पर साहब ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज थी, क्योंकि बहुत टाइम जाना है फ्रेंड्स इसमें, एंड डिपार्टमेंट की एनर्जी, डिपार्टमेंट का टाइम, डिपार्टमेंट के रिसोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते थे। काफी जगलरी लोग कर रहे थे। दिस इज नोटिस्ड बाय मिस्टर पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज सिटिंग इन द अपोजिशन, कांग्रेस सिटिंग इन द अपोजिशन एट द टाइम ऑफ मिस्टर अटल बिहारी जी वाजपेयी सरकार। And when Congress took over the charge in the year 2004, he said that on or after 1/9/2004 in his first budget, Mr. P. Chidambaram, friends, the first budget of Mr. P. Chidambaram was being proposed on 8th of July 2004. This was the first budget of the Congress government. 8 जुलाई 2004 को आया था यूपीए गवर्नमेंट का फर्स्ट बजट by Mr. P. Chidambaram, wherein big changes are made, like gift, like 1038 में long term capital gain exempt, like compulsory acquisition of urban agricultural land is exempt, like family pension received by the Indian Armed Force employees relative will be exempt. ये सब important corrections 2004 के 8 जुलाई 2004 वाले बजट में आए थे। Honorable P. Chidambaram sir said that if the gift is received on or after 1st September 2004, then there is no gift tax I am bringing back, but under the head income from other source, it would be taxed to Mr. Y at applicable rate, at the slab rate or at the applicable rate in the hands of the receiver. सर पहले गिफ्ट डोनर को टैक्स थी, अभी गिफ्ट रिसीवर को टैक्स है। पहले देयर वाज अ सेपरेट एक्ट, नाउ इट इज इनकम टैक्स एक्ट इन विच दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल। अब ये जो 1/9/2004 के बाद मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को गिफ्ट करेगा, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो या कोई भी अकाउंट में क्रेडिट हो, जेन्युइन हो या इनजेन्युइन हो, bearing certain exceptions, I'm coming to the exceptions, bearing certain exceptions, this gift received by the receiver will be taxable under the head income from
अदर सोर्सेस। कौन से हेड में टैक्सेबल? अदर सोर्स में इट विल बी टैक्सेबल टू द रिसीवर। अब ये कैसे टैक्सेबल, क्यों टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल, कौन से एक्सेप्शंस, लेट अस फ्रेंड्स डिस्कस विद द सेम। लेट अस हैव 56/10। अब ये जो टैक्सेबिलिटी है उसमें मैं सबसे पहले लिख दूं other than taxable under the head salary and business profession, meaning thereby मिस्टर एक्स जॉब कर रहा है और उनको उनका एम्प्लॉयर अगर कोई गिफ्ट दे तो दैट वुड बी ट्रैवलिंग टू सेक्शन 17 सैलरी। सैलरी के रूल 5,000 रुपए से ऊपर की गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी होती है, सैलरी में जा रहा है। मैं प्रोफेशन में हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, मेरे किसी क्लाइंट ने खुश होकर मुझे से कोई गिफ्ट दी, देन दिस गिफ्ट, जनरली देते नहीं है क्लाइंट बट अज्यूम दिया, तो दैट गिफ्ट विल बी टैक्सेबल टू मी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन इफ इट इज रिसीव्ड बाय मी इन द कोर्स ऑफ माई प्रोफेशन। बट इसके अलावा कोई फ्रेंड से गिफ्ट आए या किसी और से गिफ्ट आए, देन इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ लिसन, अदर सोर्स के रूल के मुताबिक ये कैसे जाएगा फ्रेंड्स, खास समझे। माई एक्ट सेज दैट इफ यू हैव रिसीव्ड द गिफ्ट फ्रॉम your relative. The definition of relative is given very, very wide in the section itself, 56/10 itself. Wherein, if you receive the gift from relative, any amount of gift, I would be better using the word rather than exempt because ये section 10 में नहीं जाता है। टैक्सेबिलिटी नहीं होगी अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल रही है तो। कितनी भी अमाउंट की गिफ्ट मिले रिलेटिव से, इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर ये गिफ्ट टैक्स करनी नहीं है। Who are your relative? Friends, Act says your relative for an individual will cover spouse, children, parents, brother, sister. डोंट वरी, एक एक टर्मिनोलॉजी को मैं समझा रहा हूं। इट सेज brother, sister of parents, brother, sister of spouse. It covers linearly, ascendant, descendant of assessee or spouse and spouse of any person mentioned above. इंडिविजुअल को ये सब लोगों से गिफ्ट मिले तो इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी ना करो। मैं क्लैरिफाई करने की ट्राई करूं तो मान लीजिए कि मुझे
मेरी वाइफ गिफ्ट कर रही है, नॉट टैक्सेबल। मेरी डॉटर गिफ्ट कर रही है कितनी भी अमाउंट की, नॉट टैक्सेबल। मेरे फादर मदर गिफ्ट कर रहे हैं, नॉट टैक्सेबल। नाउ रेलेवेंट, मुझे मेरी सिस्टर गिफ्ट कर रही है, रियल सिस्टर हो तो नॉट टैक्सेबल, बट कजिन सिस्टर इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, कजिन ब्रदर इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। मान लो स्टेप ब्रदर हो या अडॉप्टेड ब्रदर हो, चले, नॉट टैक्सेबल। बी केयरफुल, स्टेप ब्रदर, अडॉप्टेड ब्रदर नॉट टैक्सेबल, बट कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर इज गोइंग टू, फर्स्ट कजिन हो ना तो भी इट वुड बी टैक्सेबल। So brother sister means real brother, real sister, including step and adopted brother sister. Brother sister of parents, they have said. Now brother sister of parents जो उन्होंने लिखा है ना, उसमें देखिए फ्रेंड्स कौन कौन आएगा। कैन आई से ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स अगर मैं यहां पे समझाने जाऊं तो कैन आई से मेरे चाचा, मेरी फोई, मेरी मौसी एंड मेरे मामा। फादर के ब्रदर सिस्टर, मदर के ब्रदर सिस्टर, चाचा, फोई, फादर के ब्रदर सिस्टर, मामा, मौसी, मदर के ब्रदर सिस्टर, इनसे मिले तो नॉट टैक्सेबल। ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस मीनिंग देयर बाय ब्रदर इन लॉ से मिले, सिस्टर इन लॉ से मिले, नॉट टैक्सेबल। लीनियरली एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ असेसी और स्पाउस, मेरी 4 जनरेशन अप एसेंडेंट, डिसेंडेंट 4 जनरेशन डाउन में से किसी से भी मिले, नॉट टैक्सेबल। एंड स्पाउस ऑफ एनी पर्सन मेंशन अबाउट, नाउ इट विल कवर माय चाची, फुआ, मौसा एंड मामी। इट विल कवर वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, इट विल कवर हस्बैंड ऑफ सिस्टर इन लॉ, इट विल कवर हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर, वाइफ ऑफ माय रियल ब्रदर। इन लोगों से फ्रेंड्स गिफ्ट मिल रही है तो ये टैक्स होने वाली नहीं है। कितनी भी अमाउंट की गिफ्ट आए, नॉट टैक्सेबल। अब समझिए फ्रेंड्स कि मुझे मेरे चाचा ने, मैं चाचा लिख रहा हूं, अंकल नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज अंकल में कौन से अंकल, मैटरनल पैटर्नल बहुत तो प्रॉब्लम होगा, सो चाचा सिंपल हिंदी में लिखते हैं। मुझे मेरे चाचा ने गिफ्ट दी ना 5 लाख की, तो कैन वी से मेरे हाथ में नॉट टैक्सेबल, बिकॉज समझना ये डेफिनेशन रिलेटिव की रिसीवर के एंगल से देखनी है। फॉर रिसीवर पलक, चाचा फॉल्स अंडर द कैटेगरी ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स एंड इट वॉन्ट बी फ्रेंड्स कैन वी से टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। सामने यहां पे मैं चेक करूं, मैं अगर मेरे चाचा को गिफ्ट दे रहा हूं, सर ये गिफ्ट मैंने अगर मेरे चाचा को दी तो रिलेटिव की रिसीवर की डेफिनेशन जो आपको देखनी है ना, वो किसके एंगल से देखनी है फ्रेंड्स? वो आपको देखनी है फ्रॉम द एंगल ऑफ द रिसीवर, दैट इज चाचा। एंड इफ इट इज फ्रॉम द एंगल ऑफ रिसीवर चाचा, मैं मेरे चाचा के लिए स्पाउस में फॉल नहीं कर रहा हूं, चिल्ड्रन में फॉल नहीं कर रहा हूं, सेम वे पेरेंट्स में नहीं, ब्रदर सिस्टर में नहीं, ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स में भी नहीं, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस में भी नहीं। मेरे चाचा के लिए मैं लीनियरली एसेंडेंट डिसेंडेंट में नहीं आऊंगा, बिकॉज लीनियरली एसेंडेंट डिसेंडेंट मेरे चाचा के लिए चाचा के फादर, ग्रैंडफादर, वो चाचा का ब्रदर मेरे फादर हुए, बट वहां पे एसेंडेंट की लाइन नहीं देखनी है। इट इज नॉट कवर्ड बाय स्पाउस ऑफ द पर्सन मेंशन अबाउ, मीनिंग देयर बाय अगर मेरे चाचा मुझसे गिफ्ट रिसीव करे ना, तो मेरे चाचा के हाथ में ये गिफ्ट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। सर बहुत यूनिक है, ऐसा ना मत देखो कि मैं आपका रिलेटिव तो आप भी मेरे रिलेटिव, ऐसा नहीं है साहब। एक्ट की डेफिनेशन, सेंटिमेंटल होके कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है, यू टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, बी वेरी केयरफुल। सेम वे फ्रेंड्स, एक स्टेप में यहां पे आगे चलूं,
तो यहां पे अगर मुझे मेरे चाचा को गिफ्ट करनी हो ना, तो डायरेक्टली मैं चाचा को करूंगा तो टैक्स हो जाएगा. बेटर व्हाट आई शुड डू इज आई शुड गिव टू माई फादर. फादर के हाथ में गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम चिल्ड्रन, नॉट टैक्सेबल. एंड नाउ माई फादर शुड गिव टू चाचा. चाचा के हाथ में गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम ब्रदर एंड इट वॉन्ट बी टैक्सेबल. ऐसा क्रॉस कनेक्शन करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा. डायरेक्टली मैं मेरे चाचा को गिफ्ट दूंगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर एंड थिंग्स विल बी टर्निंग आउट टू बी प्रॉब्लमैटिक हियर. सो दैट इज वन. सेम वे सर, ये डेफिनेशन जो मेरी रिलेटिव की हुई वो इंडिविजुअल के लिए हुई. HUF के लिए बोल रहे हैं. HUF को कोई भी मेंबर से गिफ्ट आए ना, तो ये HUF के लिए रिलेटिव है, नॉट टैक्सेबल. बाकी पार्टनरशिप कंपनी, AOP BOI, जनरली ये पार्टनरशिप कंपनी AOP BOI जो गिफ्ट रिसीव करते हैं ना सर, वो बिजनेस कनेक्टेड होती है, बिजनेस में जाएगी. बट अगर नहीं है देन उनके कोई रिलेटिव नहीं है, उनको तो किसी से भी गिफ्ट मिले, subject to other condition, it is going to be taxable in their hand. Now, listen. HUF की बात करें. There is पलक HUF. जिनको पलक इंडिविजुअल ने 3 लाख की गिफ्ट दी, कैन वी से HUF के हाथ में क्या हो जाएगी? नॉट टैक्सेबल. 3 लाख की गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल. नाउ लिसन. क्यों? बिकॉज HUF को ये गिफ्ट किससे मिली? मेंबर से. Assume friends that if this HUF is gifting the money to Palak individual, Palak individual के हाथ में this gift will be taxable. HUF के लिए मेंबर रिलेटिव है, बट मेंबर के लिए जो रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है इंडिविजुअल पलक के लिए, उसमें कहीं पे भी HUF लिखा नहीं है. अगर कहीं पे भी HUF लिखा नहीं है तो HUF से जो गिफ्ट आए that is called received from non-relative. If it is from non-relative, unfortunately in the hands of the receiver, this income is going to be, can I say, क्या हो जाएगी? Gift will be taxable. राजकोट ITAT का एक फेवरेबल जजमेंट है एसएससी के केस में, जिसमें बोला है कि भाई अगर HUF के लिए मेंबर रिलेटिव है तो मेंबर के लिए HUF रिलेटिव ही गिनने का. बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल राजकोट ITAT, academically we will not apply this particular judgment. The reason being, friends, academically what we need to apply is a strict interpretation of the law. There are judgments against Rajkot ITAT also which says that member को HUF से gift मिले तो this gift in the hands of the member is going to be taxable. It is called received from non-relative. ये मेरे रिलेटिव की स्टोरी हुई. फ्रेंड्स देखो, मैं एकदम शांति से जा रहा हूं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविजन. टॉपिक में 2 मेजर पार्ट है, एक गिफ्ट एंड दूसरा डिविडेंड, बाकी रेसिड्यूअरी है. फ्रेंड्स वी आर इन गिफ्ट. दूसरा, बाय विल आया किसी के, या किसी के भी इनहेरिटेंस से आया. किसी के विल से आपको कुछ मिले या इनहेरिटेंस से, किसी के भी, हां, विल मीन्स इनहेरिटेंस से कुछ मिले. लाइक फ्रेंड्स, आई पुट दिस वे कि मिस्टर है और मैं कोई रिलेटिव नहीं है. रिलेटिव की डेफिनेशन में मिस्टर ए नहीं आता है मेरे लिए. मिस्टर ए ने अपने विल में लिखा है कि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी से 7 लाख रुपए मुझे देने के. मिस्टर ए की डेथ हुई, उनके विल से 7 लाख मुझे मिले. जो मुझे 7 लाख मिले वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे. क्यों टैक्सेबल नहीं होंगे? बिकॉज इट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड बाय मी फ्रॉम नॉन रिलेटिव बट by the will of non-relative. It won't be taxable to me. किसी के भी will से non-relative
कि विल से भी आपको रुपए मिले ना, आपके हाथ में ये रुपए, ये अमाउंट, ये जो मिला वो कभी टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट मुद्दा है मेरा, इफ यू रिसीव समथिंग इन contemplation of the death of donor. कंटम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर अगर कुछ मिल रहा है, अब ये कंटम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर को मेरे एक्ट में नहीं डिफाइन किया है, तो हमें एविडेंस एक्ट से उसको इंटरप्रीट करना होगा। मैं समझाऊं सर, मान लो कि मिस्टर बी और मैं कोई रिलेटिव नहीं है, हम दोनों रिलेटिव नहीं है। मिस्टर ए ने अपने विल से दिया था, मुझे टैक्स नहीं हुआ। मिस्टर बी ने अपने जीते जी मुझे 3 लाख रुपए दिए एज गिफ्ट। तो कैन वी से अगर वो अपने जीते जी मुझे 3 लाख रुपए दे रहा है, तो ये मेरे हाथ में क्या हो जाने वाला है? टैक्सेबल। दैट्स द जनरल रूल, बिकॉज इट इज नॉन रिलेटिव, इट इज रिसीव्ड बाय मी अदर देन विल। बट अगर ये 3 लाख रुपए मिस्टर बी ने जब मुझे दिए, तब मिस्टर बी वॉज ऑन डेथ बेड, he was dying, he was suffering from a disease which is not curable, or he has met with an accident and he is serious. He was on deathbed. At that time he has given this 3 lakh to me, and I'm explaining contemplation of death of Mr. B के donor के contemplation of death के ऊपर। और contemplation of death का मतलब है when the money is given, donor is on deathbed, and after giving this money Mr. B must die within the reasonable period. Contemplation of death का मतलब है when this is given, the donor is on deathbed. And दूसरा, after giving the money, donor must die within the reasonable period. Then this amount will not be taxable. If it was given at that time, Mr. B was on deathbed. He has given it to me. I have accepted it happily. But Mr. B is now totally healthy, and he doesn't die within the reasonable period. The amount 3 lakh will be taxable in my hand. Contemplation of death must be the contemplation of death of donor, and contemplation of death का मतलब है when the money was given, the donor must be on deathbed, and after giving this money, the donor must die within the reasonable period. It won't be taxable. Friends, at the same time, on the occasion of the marriage of the assessee, assessee के मैरिज ओकेजन पे अगर आपको कुछ गिफ्ट मिल रही है, तो ये आपकी गिफ्ट, आपके हाथ में मैरिज ओकेजन पे मिली हुई गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी। बट बी केयरफुल, दे आर कवरिंग अप marriage only. They have not covered engagement, they have not covered anniversary, they have not covered birthday. It's only marriage gift is not taxable. Friends, मैरिज ओकेजन पे आपको 5 लाख रुपए गिफ्ट में मिले, रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, किसी से भी मिले, ये आपके हाथ में मैरिज गिफ्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। So, friends, one time you can have this good planning, but एक चीज समझो, आपने मैरिज ओकेजन पे मान लो बता दिया 8 लाख रुपए गिफ्ट आई है, आपके पास जितने भी ऑफ पेपर रुपए पड़े थे वो आपने बताने की ट्राई की कि मुझे मैरिज के ओकेजन पे गिफ्ट मिली है सर, इसके ऊपर 56(2)(10) में आप टैक्स ना लगा सको। इट इज ओपन फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू आस्क यू कि भाई ये 8 लाख रुपए जो मैरिज ओकेजन पे आए ना, उसका लिस्ट दो। तो
लिस्ट रखना कंपलसरी है. यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड बाय यू एट द टाइम ऑफ मैरिज ओकेजन. कौन कौन से लोगों ने कितनी कितनी आपको गिफ्ट दी. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने लिस्ट दिया और उसमें से मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर ने रैंडमली चेक करके मान लो किसी को बुलाया, से मिस्टर क्यू को बुलाया कि भाई आपने पी के मैरिज ओकेजन पे 1001 की गिफ्ट दी है, और क्यू बोले कि कोई सवाल ही नहीं है, मैंने आज तक 51 रुपीज से ज्यादा किसी के मैरिज ओकेजन पे गिफ्ट ही नहीं दी है. फ्रेंड्स, इन दैट वेरी केस इफ इट इज प्रूव्ड के 8 लाख जो आप बता रहे हो वो गलत है, तो इट विल बी टैक्सेबल एज अनएक्सप्लेन्ड amount in your books of account under section 68 and 69, and you will be facing a tremendous problem. Friends, as of today, only for your knowledge, this 68-69 section में जो income tax होती है ना, that is taxable under section 115 BBE at the rate of 78%. कितने रेट से टैक्स होती है साहब? 78% से. So you will be facing the problem. So it should be the reasonable amount, and it is academically speaking only on the marriage occasion, anniversary, birthday, engagement, not covered over here. Friends, marriage occasion पे gift आए तो it will be enjoying the exemption. And the last but not the least is, sir, central government, state government gift देते हैं ना, वो तो exempt ही है. But अगर gift आई local authority से और अप्रूव्ड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट से, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे कुछ गिफ्ट दे, वुड बी फुल्ली एग्जाम्ड इन माई हैंड. या अप्रूव्ड ट्रस्ट से फॉर एग्जाम्पल कि आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने पे ICAI ने आपको कुछ गिफ्ट दी, फुल्ली एग्जाम्ड इन योर हैंड. बट आपको नौकार इंस्टीट्यूट गिफ्ट दे तो इट वुड बी टैक्सेबल, बिकॉज नौकार इंस्टीट्यूट इज नॉट अप्रूव्ड. अप्रूव्ड बाय वोम? अप्रूव्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ये अप्रूव्ड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए. ये 5 जगह पे कितनी भी अमाउंट की गिफ्ट आए, आई एम वेरी 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 क्लियर विद द वर्ड, कितनी भी अमाउंट की गिफ्ट आए, ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है. ये 5 के अलावा अगर आप जाओगे तो योर गिफ्ट विल बी टैक्सेबल. और फ्रेंड्स, यहां पे भी जब 2004 में मिस्टर पी चिदम्बरम साहब प्रोविजन लाए ना, तो उसमें एक ड्राफ्टिंग लेक्यूना था. चिदम्बरम साहब ने बोला था 2004 में कि इफ द गिफ्ट इज रिसीव्ड इन कैश और चेक इट विल बी टैक्सेबल. If the gift is received in kind and it is received up to 30th September 2009, चिदम्बरम सर फाइनेंस मिनिस्टर थे तब तक, ये काइंड में गिफ्ट आती थी ना, कितनी भी अमाउंट की किसी से भी, नॉट टैक्सेबल थी. इसका रीजन ऐसा था बिकॉज एक्ट में ड्राफ्टिंग लेक्यूना था. एक्ट में वर्ड थे गिफ्ट रिसीव्ड अदर देन दिस एक्सेप्शन इन कैश चेक एक्सीडिंग 50,000 विल बी फुल्ली टैक्सेबल. काइंड के लिए कुछ लिखा नहीं था. अब काइंड के लिए कुछ लिखा नहीं था तो हमारे एसएससी ने, चार्टर्स ने एक प्लानिंग स्टार्ट किया. क्या प्लानिंग स्टार्ट किया मैं समझाऊं. सर, मुझे या मिस्टर एक्स को अपने फ्रेंड मिस्टर वाई को गिफ्ट करनी है, और वो अगर कैश चेक से गिफ्ट करेगा तो वाई के हाथ में टैक्स हो जाएगा. तो वो 5 लाख रुपए का गोल्ड वाई को गिफ्ट करता था. पुराने जमाने में ये गोल्ड वाई के हाथ में 30 सितंबर 2009 तक, अप टू 1 अक्टूबर 2009 तक, 30 सितंबर तक, इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर. अभी रिसीवर ये गोल्ड को सेल कर देता था टू
आउटसाइडर एंड आउटसाइडर से चेक ले लेता था। कितने में गया ये गोल्ड? एक दिन के बाद बेच दिया, 5,01,000 में गया। कैन वी से वाई के लिए गोल्ड बेचो? तो कौन सा टॉपिक पिक्चर में आएगा? कैपिटल गेन विल कम इनटू प्ले, एंड इफ कैपिटल गेन कम्स इनटू प्ले, सेल्स प्राइस 5,01,000 लेस कॉस्ट। अब वाई ने तो एक भी रुपया कॉस्ट इनकर नहीं किया, बट कैन वी से कैपिटल गेन के टॉपिक में, नाउ आई एम मर्जिंग विद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के टॉपिक में आपने सीखा है कि गिफ्ट अगर गिफ्ट में मिली हुई हो और आप बेच दो तो आपको प्रीवियस ओनर की कॉस्ट का क्या मिलता है? डिडक्शन, एंड आपका कैपिटल गेन आएगा फ्रेंड्स 1,000 रुपीज ओनली। एंड फ्रेंड्स यहां पे जगलरी हो गई। क्या जगलरी हो गई? 5 लाख में मिली हुई गिफ्ट 5,01,000 में बेची, आपको 1,000 रुपए ही टैक्स हुए, 5 लाख रुपए टैक्स ना हुए। एंड वो जो प्लानिंग था कि एक्स आउटसाइडर को गिफ्ट देता था वो कंटिन्यू ही रहा। पहले कैश चेक से आती थी, अभी गिफ्ट कैसे आएगी फ्रेंड्स? काइंड में। चिदम्बरम सर जब तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे तब तक उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, बट वंस Mr. Pranab Mukherjee took over the charge as a finance minister, he has accepted that there is a drafting lacuna. Mr. Chidambaram did not accept that there is drafting lacuna, or even if he accepted, he did not corrected this drafting lacuna. Honorable Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee said that if the gift is received on or after 1/10/2009 and it is received in kind, then मैं काइंड में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं। इट मे बी मूवेबल और इट मे बी इमूवेबल। नाउ देयर इज अनदर कैच हियर। सब्जेक्ट टू ये मूवेबल हो या इमूवेबल हो, it must be capital asset under section 2 bracket 40. I am coming to this. अगर मूवेबल है तो my excess in aggregate during previous year up to 50,000 from any number of persons, it is not taxable. 50,000 रुपए तक की गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, बट 50 से ऊपर आए ना तो द गिफ्ट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। मैं इसको हाईलाइट करूं, देखिए फ्रेंड्स, लेट्स चेक वेरीन। मान लो मुझे मिस्टर एक्स ने ज्वेलरी गिफ्ट की 15,000 की, तो कैन वी से नॉट टैक्सेबल। मिस्टर वाई ने मुझे गोल्ड गिफ्ट किया 20,000 का, नॉट, ये दोनों मेरे रिलेटिव नहीं है, ये नॉन रिलेटिव है, नॉट टैक्सेबल। क्यों नॉट टैक्सेबल? भले नॉन रिलेटिव है, बट 50,000 नहीं हुए ना, 15,000 नॉट टैक्सेबल। 20,000 आए उसी ईयर में आए तो भी 15 एंड 20 का टोटल मिलके 35 हुआ, नॉट टैक्सेबल। मिस्टर जेड ने जैसे ही मुझे मान लीजिए 18,000 रुपए दिए डायमंड, कैन वी से ये 15,000 20,000 35 प्लस 18 मेरे हाथ में टोटल कितना आया एक ईयर में नॉन रिलेटिव से मूवेबल में 53,
and friends, if it is important, then here is 53,000 is going to be fully taxable under the head other source. सर खास समझना, 50,000 तक आए तो एक भी रुपया नहीं, 50,001 आए ना तो 1 रुपी टैक्सेबल, ऐसा मैं नहीं बोला हूं, 50,001 टैक्सेबल, फुल अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. फ्रेंड्स बी केयरफुल. सर अब ये कैपिटल असेट होनी चाहिए. अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कि मुझे किसी आउटसाइडर ने अपनी पर्सनल मोटर कार गिफ्ट कर दी, भले ना उसका मार्केट वैल्यू उस दिन 8 लाख रुपए हो, बट ये 8 लाख रुपए मेरे हाथ में नॉट टैक्सेबल. वाई नॉट टैक्सेबल? बिकॉज पर्सनल मोटर कार इज नॉट अ कैपिटल असेट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट 14. कैपिटल असेट नहीं है. अगर कैपिटल असेट नहीं है तो ये मुझे टैक्सेबल होने वाला नहीं है. फ्रेंड्स बी वेरी वेरी केयरफुल. एक स्टेप आगे चले. सर जी ये स्टोरी हुई इमूवेबल की. नाउ इफ वी चेक आउट विथ द मूवेबल एंड सॉरी ये मूवेबल की हुई. नाउ इफ वी चेक आउट विथ इमूवेबल, फ्रेंड्स खास समझना, as far as this immovable is concerned, acts as per transaction up to 50,000 not taxable. पर ट्रांजैक्शन. मूवेबल में टोटल देखना है, इमूवेबल में पर ट्रांजैक्शन अप टू 50,000 नॉट टैक्सेबल. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी फ्रेंड्स फुल्ली टैक्सेबल. मूवेबल में मैंने गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी का टोटल किया था. इमूवेबल में मैं पर ट्रांजैक्शन ले रहा हूं. देखिए कैसे फ्रेंड्स, मुझे किसी आउटसाइडर मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग गिफ्ट में दिया जिसका वैल्यू 40,000 है, नॉट टैक्सेबल. मुझे बी ने लैंड गिफ्ट में दी जिसकी वैल्यू 30,000 है, वो भी नॉट टैक्सेबल. पर मुझे मिस्टर सी ने कोई और लैंड गिफ्ट में दी जिसकी वैल्यू 58,000 है, तो 58,000 विल बी टैक्सेबल. देखो 40 एंड 30 का टोटल अगर हम करने जाए ना तो 70 हुआ, बट टोटल नहीं करने का, पर ट्रांजैक्शन देखने का. अब मान लीजिए कि मिस्टर डी ने मुझे फिर से कोई बिल्डिंग गिफ्ट में दिया जिसका वैल्यू 45 हो, तो ये फिर से क्या होगा, नॉट टैक्सेबल. Because I have to check out with not the aggregate, but I have to check out with this 50,000 limit per transaction. This is in the case of the immovable. Sir, 19/2004 onwards, अगर आपको गिफ्ट मिलती बाय कैश और चेक, रिसीव्ड इन काइंड में ये वाला आया 1/10/2009 के बाद. बट इफ यू हैव रिसीव्ड बाय कैश और चेक, देयर द प्रोविजन इज इन एग्रीगेट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर up to 50,000 from any number of persons not taxable. मूवेबल जैसा है, एग्रीगेट देखना है. अदरवाइज
I am clear, it is fully taxable. Otherwise it is going to be क्या? Otherwise it is going to be, friends, fully taxable in the hands of the receiver. अब ये मैं कैश चेक वाला पार्ट समझाऊं तो मान लो मुझे से क्यू ने चेक से 20,000 दिए, नॉट टैक्सेबल। आर ने 18,000 कैश दिए, नॉट टैक्सेबल। एस ने मुझे 25,000 फिर से चेक से दिए, तो कैन वी से 20 प्लस 25 45 प्लस 18 अगर करे तो कितना हो गया 63। कितना टैक्सेबल होगा मुझे 63। मूवेबल में 50,000 तक नॉट टैक्सेबल, 50 से ऊपर जाए पूरा टैक्सेबल। कैश चेक में 50,000 नॉट टैक्सेबल, 50 से ऊपर जाए कितना टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। बट इमूवेबल में इट इज पर ट्रांजैक्शन। अब फ्रेंड्स मान लो कि मुझे मिस्टर ए ने 30,000 की ज्वेलरी दी एंड मिस्टर बी ने मुझे 28,000 कैश गिफ्ट में दिए। मूवेबल का टोटल 50 नहीं हो रहा है, कैश चेक का टोटल 50 नहीं हो रहा है, बट मूवेबल प्लस कैश चेक का टोटल 50 नहीं 58 हो रहा है। वेदर आई हैव टू मेक द टोटल एंड मेक इट टैक्सेबल? आंसर इज नो। मूवेबल में ही 50 की लिमिट है, मूवेबल प्लस कैश चेक की या कैश चेक प्लस मूवेबल की 50 की लिमिट नहीं है। मूवेबल को ऐड करो, कैश चेक को ऐड करो, मूवेबल प्लस कैश चेक को ऐड करके 50,000 देखना नहीं है। फ्रेंड्स, दिस इज my basic law which I have tried to highlight as far as, friends, the taxability of the gift is concerned. ये मेरा प्रोविजन हुआ फ्रेंड्स पूरा। अगर मैं हाईलाइट करूं तो in the hands of receiver how the gift will be taxable. फ्रेंड्स, अब कैश चेक से गिफ्ट आती है ना तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी थी या कैश में मुझे जो मिला, जो अकाउंटिंग एंट्री हुई, वो मेरे हाथ में उसका उतना क्वांटम उतना ही हो जाएगा। काइंड में गिफ्ट आया साहब, ये वाला, तो उसके वैल्यूएशन के लिए क्या करोगे इज गोइंग टू बी माई इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ये वैल्यूएशन मुझे अभी क्लेरिफाई आपको करना है कि इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, क्या इसकी टैक्सेबल अमाउंट आएगी काइंड में मूवेबल के लिए, काइंड में इमूवेबल के लिए, एंड उसके अपने पिक्यूलर रूल्स है। एंड देयर आफ्टर आई विल कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल विथ कैपिटल गेन। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव द वैल्यूएशन ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल की बात करें फ्रेंड्स, तो मेरे वैल्यूएशन में ये अमाउंट जो हम ले रहे थे ज्वेलरी वगैरह के लिए, वो कौन सी अमाउंट लेने की? सर, दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। मूवेबल में मुझे किसी ने कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी, तो माय वैल्यूएशन इज गोइंग टू बी फेयर मार्केट वैल्यू। एफएमवी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। कौन से दिन की एफएमवी? जिस दिन गिफ्ट आई उस दिन की। ज्वेलरी होगी, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, वैल्यूअर वुड बी देयर, वुड डिटरमाइंड। शेयर्स हो गए, शेयर्स भी मूवेबल की कैटेगरी में ही फॉलो होते हैं। तो लिस्टेड हो गए तो जो प्राइस मार्केट में लिस्टेड है, अनलिस्टेड है तो रूल 11 यूए करके रूल है, जिसमें आपको नेट असेट मेथड डिफाइन हुई है या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड डिफाइन हुई है, उसके बेस पे उसका क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन, एंड इट वुड बी टैक्सेबल।
अब यहां पे हम लोग जगलरी करते थे। हम लोग क्या जगलरी करते थे समझना फ्रेंड्स। अगर मूवेबल गिफ्ट में आ रहा है, से गोल्ड आ रहा है, तो मैं 5 लाख का मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने गोल्ड दिया, तो ये मेरे हाथ में गोल्ड टैक्स हो जाएगा 5 लाख रुपए का। मैं उनको सामने 10,000 रुपए दे देता था और मैं बोलता रख तू यार 10,000 रुपए मैं दे रहा हूं ना तेरे को, तू मुझे गोल्ड दे रहा है तो। बोले कि नहीं नहीं गिफ्ट है। मैंने कहा नहीं तू 10,000 रख। और मैं आर्ग्यूमेंट ऐसा करता था कि ये 5 लाख का गोल्ड जो मुझे गिफ्ट में आया, ये 5 लाख का गोल्ड मैं उसके 10,000 दे रहा हूं ना, तो ये तो गोल्ड मैंने गिफ्ट में नहीं मिला है, मैंने उनके पास से बाय किया है, खरीदा है। आई परचेज द गोल्ड। एंड परचेज पे कभी कोई 56/10 नहीं आता है। गिफ्ट का मतलब है एनीथिंग रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। Anything received, this is general dictionary meaning. Even in the other part of the law also, the income tax act also the same meaning. Gift का मतलब है free of cost, not at concessional amount. और जितने रुपए कम मिस्टर एक्स ने मेरे से लिए या मैंने कम दिए, उतने के ऊपर मुझे टैक्सेबिलिटी नहीं होती थी। ये एक ड्राफ्टिंग लेक्यूना था। The legislature immediately corrected saying, if it is received free of cost, it is FMV. But if it is received not free of cost, but at concessional amount, FMV, less amount paid will be the value which would be taxable. Which would be taxable under the head income from other sources. Meaning thereby हमारे केस में 5 लाख के गोल्ड के सामने आपने 10 दिए ना, तो 10 दिए बहुत अच्छा किया, बट जितने नहीं दिए ना उतनी अमाउंट क्या क्या होगा वैल्यूएशन, एंड दिस वुड बी गिफ्ट टैक्सेबल 4,90,000। अच्छा फ्रेंड्स, इमूवेबल होगा तो सर इमूवेबल के लिए क्या लेना है आपको? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इन प्लेस ऑफ FMV। बाकी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब इमूवेबल में एक कैच है। कैच ऐसा है भाई कि इफ stamp duty value doesn't exceed 105%. Same point was there in the topic capital gain. For November 2020 it is 105. For May 21 November 21 105 की जगह ये कर दिया है 110%. If stamp duty value doesn't exceed 105% of actual amount paid, gift is not taxable. मैं समझाऊं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपकी SDV 2080, आपने अमाउंट पे की 20 लाख, डिफरेंस आया 80,000। दो चीजें देखने की, इमूवेबल में पर ट्रांजैक्शन देखना है तो कैन वी से ये 50,000 से तो ऊपर है, बट आपने जो एक्चुअल अमाउंट पे की 20 लाख, उससे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो आपकी है वो 105% से ज्यादा है ना।
105% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये 80,000 की गिफ्ट लकीली आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। दिस इज वेरी रेलेवेंट। 50,000 तो देखना ही है पर ट्रांजैक्शन, बट ये 5% वाला भी कंसेप्ट यहां पे आपको लेना है। दैट वुड बी प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। दूसरा महत्व का मुद्दा, अच्छा मान लीजिए कि मेरी एसडीवी एन अमाउंट पेड, मान लीजिए मैंने अमाउंट पे की 6 लाख, मेरी एसडीवी है 6,40,000, तो केंद्री से डिफरेंस कितना आया? 40,000। 105% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया? हो गया, बिकॉज 6 लाख के 105% 6,30,000। वेरी फेयर, दिस वन। दूसरा, मैं 105% नवंबर 20 के लिए ले रहा हूं, मई 21 नवंबर 21 के लिए एज आई सेड 110%, सो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। बट नवंबर 2020 के लिए 105% का क्राइटेरिया है, अमाउंट 105% लेके हम ले रहे हैं, तो ये 105% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया? हो गया। पर 50,000 से ऊपर वाला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ ना, तो गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। कंसेशनल के लिए इमूवेबल में 2 क्राइटेरिया, 105 एंड 50,000। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए एक ही क्राइटेरिया, 50,000। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज माय वैल्यूएशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसका कनेक्शन अभी 50C के साथ हम कर रहे हैं। सो ये आपका एक वैल्यूएशन मैकेनिज्म आया। अब 2 बहुत ही महत्व के मुद्दे, ये दोनों मुद्दे मेरे कैपिटल गेन टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। अभी हमने कैपिटल गेन कवर अप किया है फ्रेंड्स। आई नो दैट यू आर गोइंग टू आर्ग्यू कि सर आपके ही 2 टॉपिक जो आप अभी पढ़ा रहे हो उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन्स। यस, एज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द एक्ट इज टू बी इंटरप्रिटेड डिफरेंट चैप्टर वाइज, डिफरेंट हेड वाइज। लाइक ये खास समझना, ऑफसेट गिवन और रिसीव्ड। अगर आपने असेट मान लीजिए किसी को दी, से फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में असेट दे दी। अब फ्री ऑफ कॉस्ट दी ना, तो मेरा जो गिवर होगा उसके एंगल से जो टॉपिक आएगा वो तो कौन सा टॉपिक आएगा भाई? कैपिटल गेन का। किसके एंगल से कैपिटल गेन का टॉपिक आया? गिवर के एंगल से। एंड अगर गिवर के एंगल से कैपिटल गेन का टॉपिक आया, एक्स के हाथ से एसेट जा रही है, वो वाई को दे रहा है, नॉन रिलेटिव है, गिवर के एंगल से कौन सा टॉपिक आया? कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन के टॉपिक में कैन वी से दिस इज कॉल्ड गिफ्ट गिवन। इट्स नो ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन। इट्स अ गिफ्ट, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। क्यों? तो कि मैंने मुफ्त में असेट एक्स को दे दी, मेरे हाथ में, it would be considered as a transaction of gift, and if it is considered as a transaction of gift, I won't be taxable on any amount. Now यही का यही ट्रांजैक्शन में अगर रिसीवर के एंगल से देखो, तो फ्रेंड्स रिसीवर के एंगल से जो मेरा टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आएगा आईफोस, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्स में कैन वी से इट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड ओनली। एंड ये फ्रेंड्स, इफ इट इज गिफ्ट रिसीव्ड, कैन आई से इट वुड बी टैक्स्ड
अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कैपिटल गेन में गिफ्ट है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बट रिसीवर को अदर सोर्स में टैक्स होगा। दोनों में सेम चीज बोल रहा है मेरा एक्ट। गिफ्ट गिवन बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, गिफ्ट रिसीव्ड बोल रहा है। बोथ आर वन एंड सेम। नाउ अज्यूम इफ इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, but it is at concessional amount. If it is at concessional amount, friends, खास समझिए, 5 लाख की ज्वेलरी एक्स ने वाई को दी, वाई ने सामने 20,000 रुपए दे दिए। 5 लाख की मार्केट वैल्यू वाली ज्वेलरी थी, वाई ने 20,000 दिए। तो गिवर जो एक्स है, उनके लिए टॉपिक आएगा कैपिटल गेन, एंड कैपिटल गेन में इट इज नॉट अ गिफ्ट गिवन। कैपिटल गेन में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली। कुछ कंसीडरेशन आई ना तो इट इज नॉट गिफ्ट इन द टॉपिक। कैपिटल गेन में गिफ्ट को डिफाइन नहीं किया है, कैपिटल गेन में ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट। कैपिटल गेन में गिफ्ट मींस गिफ्ट, गिफ्ट के लिए डिक्शनरी मीनिंग देखना पड़े, एंड डिक्शनरी मीनिंग एनीथिंग रिसीव्ड और गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ इट इज कंसेशनल रेट, इट्स नॉट अ गिफ्ट गिवन। एंड फ्रेंड्स, इफ इट इज नॉट अ गिफ्ट गिवन, it is transfer, and if it is transfer, it's liable for capital gain. इसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन। बट यही का यही फंडामेंटल अगर हम देखें रिसीवर के एंगल से, तो रिसीवर के एंगल से कौन सा टॉपिक आएगा, IFOS. And if it is IFOS from the angle of receiver, can I say IFOS में it is called gift received? आप बोलोगे सर क्या मजाक है, कैपिटल गेन में बोल रहे हो नॉट गिफ्ट, अदर सोर्स में बोल रहे हो गिफ्ट। यस, अदर सोर्स में गिफ्ट का मतलब अदर सोर्स में ही दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट, इट इज गिफ्ट रिसीव्ड, एंड दिस वुड बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर यहां पे मेरे दोनों हेड अलग अलग बोल रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो सेम चीज बोल रहे थे, अदर सोर्स में मेरे कंसेशनल अमाउंट में मेरा कैपिटल गेन बोल रहा है, इट इज नॉट गिफ्ट, अदर सोर्स बोल रहा है इट इज गिफ्ट। एंड यहां पे साहब कंसेशनल अमाउंट से आएगा ना, तो मेरे दोनों हेड पिक्चर में आने वाले हैं। कौन से दोनों हेड पिक्चर में आने वाले हैं, कैपिटल गेन एज वेल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये दोनों हेड कैसे पिक्चर में आएंगे और कैसे ये सम बनेगा, फिर जिसको असेट मिली वो असेट बेच देगा तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे गिनेंगे, लेट अस हैव इट विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, ये मेरा अब तक का थियोरेटिकल पोर्शन हुआ। एक चीज मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, कैपिटल गेन में अगर एसेट जिसको मिली है गिफ्ट में वो बेच दे तो क्या होगा, दैट आई विल बी कवरिंग अप विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट। फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ 2 प्रैक्टिकल्स। उसमें से पहला मैं ले रहा हूं इमूवेबल का। सर मिस्टर एक्स है, इन्होंने ज्वेलरी परचेज की 25 जुलाई 2004 को 2,26,000 में। It is given to Mr. Y on 28 July 2019 for A 0 और B 15 लाख। अब ये दो अलग अलग अमाउंट से आपको दिया हुआ है। Let us put this way, the fair market value on 28 जुलाई
19 being 23 लाख। कितनी है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू? 23 लाख। कंप्यूट द टैक्स consequence is my fundamental. Now if I go and compute my tax consequence, friends, can I say here आप सबसे पहले ए सिचुएशन के लिए सम सॉल्व करें जिसमें ये मुफ्त में जा रहा है। समझना भाई एक एक चीज है। तो कैन आई से फ्रेंड्स माई पॉइंट हियर विल बी मिस्टर एक्स के लिए नील में दो ना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गिवर के लिए टॉपिक आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में अगर ये मुफ्त में दिया है इट इज कैपिटल गेन में गिफ्ट गिवन, इट इज नॉट अ ट्रांसफर एंड देयर इज नो कैपिटल गेन। बराबर है, कैपिटल गेन में इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रिसीवर के एंगल से बात करें ये ट्रांजैक्शन को तो कैन आई से इट वुड बी अदर सोर्स टॉपिक विच वुड कम इनटू प्ले एंड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैन आई से इट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड। मुफ्त में है तो 23 लाख आपका वैल्यूएशन हो गया एंड दिस 23 लाख इज गोइंग टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड अदर सोर्स टू मिस्टर वाई। अब ये दोनों हेड में गिफ्ट ही हुई। कैपिटल गेन में कैपिटल गेन नहीं लगा, अदर सोर्स में रिसीवर के हाथ में क्या हुआ? गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी हुई। कितनी टैक्सेबिलिटी हुई? फेयर मार्केट वैल्यू जितनी ही पूरी टैक्सेबिलिटी हो गई मेरी। अब एक पॉइंट में आगे ले जाऊं जो कैपिटल गेन में मैंने नहीं समझाया था। मैंने बोला भी था कि मैं गिफ्ट टैक्सेबल हो तो एसेट बेचो, क्या होगा वो मैं नहीं समझा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई इट ओवर हियर। फ्रेंड्स लिसन, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज if asset received in gift is being sold off, मिस्टर वाई ये असेट बेच दे। अब मिस्टर वाई जब ये असेट बेच दे तो वाई के हाथ में कॉस्ट क्या लेने की, खास समझना। इफ गिफ्ट इज taxable under the head other source or the gift is not taxable under the head other source। पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझना फ्रेंड्स। हम लोगों ने रूल सीखा था कैपिटल गेन के टॉपिक में कि गिफ्ट में मिली हुई असेट आप बेच दो तो आपको प्रीवियस ओनर की कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है। वहां पे मेरा अजम्पशन था कि गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्स, एंड अगर ये गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आई थी ना तो यू कैन डिडक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय
प्रीवियस ओनर और कंसेशनल से आया हो तो यू हैव टू डिडक्ट एक्चुअल अमाउंट पेड। आ रहा हूं मैं 5 मिनट में इसके ऊपर। बट इफ गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्स एज हैज बीन टैक्सेबल इन माय केस, देखिए हमारे यहां ये गिफ्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल है। अगर ये गिफ्ट को मैं अदर सोर्स में टैक्स करूं और हो रही है तो ये गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आई हो या कंसेशनल अमाउंट से आई हो, आप असेट बेचने जाओ ना तो कॉस्ट डिडक्टिबल विल बी फेयर मार्केट वैल्यू और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट विल बी डिडक्टिबल। मीनिंग देयर बाय, काइंडली लिसन नाउ, हमारे केस में सुनना, कैन आई से दिस X and Y, the gift is taxable in the hands of the receiver? ये रिलेटिव नहीं है तो नाउ इन द गिवन केस व्हेन मिस्टर वाई सेल्स ऑफ द असेट, कॉस्ट डिडक्टिबल विल बी 23 lakh. Period of holding will be from the date of the gift received. Index number would also be from the date of gift received. सर जी, वरना तो क्या हो जाता अगर यहां पे बेचारे को प्रीवियस ओनर की कॉस्ट का डिडक्शन दे, कितनी कॉस्ट का डिडक्शन दे प्रीवियस ओनर की 226, तो एक बार उन्होंने 23 पे टैक्स भरा, वो अपनी असेट मान लो कि 30 लाख में बेच रहा है और उनको 2,26,000 का ही इंडेक्स करके डिडक्शन मिले तो देयर वुड बी डबल टैक्सेबिलिटी एंड हेंस इट इज सेड दैट वंस यू आर टैक्स ऑन 23 lakh, when you sell off at 30 lakh you would be able to get the deduction of 23 lakh and only 7 lakh rupee will be taxable. 5 मिनट के लिए मान लो कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों रिलेटिव होते, ब्रदर्स होते, तो एक्स के हाथ में तो कैपिटल गेन नहीं लगता, वाई के हाथ में ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती बिकॉज इट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रदर, इट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। एंड अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती और अगर वाई अभी बेचने जाता तो वाई को कितनी कॉस्ट का डिडक्शन मिलता? previous owner, period of holding would also be from previous owner, index number would also be from the date it was acquired by previous owner. कैपिटल गेन का टॉपिक आया, मैं कैपिटल गेन के टॉपिक में एक एडिशन कर रहा हूं, अगर गिफ्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल है तो कॉस्ट डिडक्टिबल विल नॉट बी द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर बट द कॉस्ट डिडक्टिबल विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा, अगर यही सम में मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये मेरी असेट नील की जगह 15 लाख में आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक ऐसा है फ्रेंड्स कि मिस्टर एक्स के लिए कैन वी से टॉपिक आएगा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के टॉपिक में 15 लाख में असेट दो ना तो इट इज नॉट अ गिफ्ट गिवन। कैपिटल गेन में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, अदर सोर्स में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंसेशनल रेट। कैन वी से इट इज ट्रांसफर एंड लायबल फॉर कैपिटल गेन एंड माई नेट कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट। माई नेट कंसिडरेशन इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 15 लाख और उसमें से मेरे लिए ये ज्वेलरी लॉन्ग टर्म हुई तो मुझे डिडक्ट क्या करने का? इंडेक्स कॉस्ट। 15 लाख मुझे मिले हैं 2004 में, मैंने 226 में लिया था, तो मैं अगर इंडेक्स करके इसको लूं, नॉर्मल कैपिटल गेन का ही टॉपिक आ गया। कैपिटल गेन में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, रुपए आए हैं तो कैपिटल गेन लगाओ। 289
divided by 113. And friends, if it is 289 divided by 113, can we say it is 226 multiplied by 289 divided by 113 will be giving you 5,78,000, and what you get is your लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 922. तो ये कैपिटल गेन लग गया. किसको कैपिटल गेन लग गया साहब? गिवर को. अब रिसीवर की बात करें तो रिसीवर के लिए कौन सा टॉपिक आता है? आईफोस. एंड फॉर आईफोस फ्रेंड्स, दिस अमाउंट इज कॉल्ड गिफ्ट रिसीव्ड. एंड आईफोस में मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट 23 लाख एंड लेस अमाउंट पे. 23 था ना मार्केट वैल्यू? यस. कितनी अमाउंट पे की? 15 लाख. दिस इज माई वैल्यूएशन एंड दिस वैल्यूएशन ऑफ माइन is going to be taxed under the head income from other source. सर, दो अलग अलग हेड में इसकी टैक्सेबिलिटी आई, आप चेक करो. तो इट इज ट्रांसफर एंड लायबल फॉर कैपिटल गेन एंड इट इज गिफ्ट रिसीव्ड एंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑल्सो. आगे के केस में कैपिटल गेन नहीं लगता था, अदर सोर्स होता था. यहां पे कैपिटल गेन भी लगता है, अदर सोर्स भी हो रहा है. तो आपके माइंड में शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो डबल टैक्सेशन नहीं हुआ. नहीं हुआ फ्रेंड्स. क्यों डबल टैक्सेशन नहीं हुआ उसको बहुत अच्छे से समझना. डबल टैक्सेशन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज 23 लाख की मार्केट वैल्यू वाली एसेट आपने 15 लाख में ट्रांसफर की. 8 जो बायर है उससे कम लिया, उसकी टैक्सेबिलिटी सेलर को नहीं हो रही है, इसीलिए उसकी टैक्सेबिलिटी किसको हो रही है? बायर को. अगर आप यही सम में मान लीजिए फ्रेंड्स के 23 लाख ही ले लेते तो आपको 23 में से 578 का डिडक्शन मिलता एंड आपका कैपिटल गेन कितना आ जाता? 17,22,000. एंड इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर आपकी गिफ्ट टैक्सेबल होती नील. यहां पे भी आप देखो ना तो आपका टोटल मिलके आ रहा है 17,22,000 ओनली. जो सेलर को टैक्स नहीं हो सका वो बायर को टैक्स हुआ. 23 की एफएमवी है और 15 की जगह 20 लाख आपने लिए होते तो कैन वी से 20 लाख में से यहां से 578 डिडक्ट करो तो 1422 सेलर को टैक्स होते. एंड इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर कैन वी से कितने टैक्स होते? 3. दोनों मिलके टैक्स कितना हो रहा है? 1722. मेरा एक्ट बहुत क्लियर है. मुझे टैक्स कितने के ऊपर चाहिए? बायर या सेलर किसी के भी पास से लो, मुझे टैक्स चाहिए मार्केट वैल्यू एंड इंडेक्स कॉस्ट के डिफरेंस के ऊपर. 23 इज द मार्केट वैल्यू, 578 इज द इंडेक्स कॉस्ट. आई वांट द टैक्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू. वेदर आई कलेक्ट इट फ्रॉम द बायर और वेदर आई कलेक्ट इट फ्रॉम द सेलर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन माई हैंड्स. एंड फ्रेंड्स, हियर देयर इज नो डबल टैक्सेशन बट टैक्सेबिलिटी इन टू हैंड्स. डबल टैक्सेशन नहीं है. दूसरी तरीके से समझाऊं तो यहां पे जो कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है वही कॉस्ट यहां पे और वही अमाउंट यहां पे टैक्सेबल हो रही है. सो देयर इज नो डबल टैक्सेशन. एंड नाउ फ्रेंड्स, व्हेन मिस्टर वाई सेल्स ऑफ द असेट, कॉस्ट डिडक्टिबल इज 23 लाख. कैसे कॉस्ट डिडक्टिबल इज 23 लाख? देखिए, गिफ्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आई हो या कंसेशनल से आई हो. व्हेन यू सेल ऑफ द असेट व्हाट यू वुड बी एबल टू डिडक्ट इज द एफएमवी. बट मान लो ये दोनों ब्रदर होते तो ये कैपिटल गेन तो लगता ही लगता. ये गिफ्ट यहां पे टैक्स नहीं होती, ब्रदर होते तो, रिलेटिव होते तो. अगर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती अदर सोर्स में और कंसेशनल अमाउंट से आता तो जब मिस्टर वाई बेचता
तो उनको कौन सी अमाउंट का डिडक्शन मिलता? उन्होंने जो एक्चुअल अमाउंट पे की है, कितनी एक्चुअल अमाउंट उन्होंने पे की हुई है फ्रेंड्स? ही हैज एक्चुअली पेड द अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स ओनली एंड ओनली ₹15 लाख, दैट वुड बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन टू हिम. सो ये मेरा एक मूवेबल वाला पोर्शन हुआ. सब आज का लेक्चर पूरा गिफ्ट रिलेटेड है एंड मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक एक प्रोविजन को गिफ्ट के क्लबिंग कैपिटल गेन के साथ मर्ज करके समझाऊं. अब मैं थोड़ा मेरा सम चेंज करूं एंड मेरे सम में ऐसा करते हैं साहब कि आई एम प्लॉटिंग डाउन माई सम ओवर हियर. इन माई सम नंबर 2 से मिस्टर एक्स है, वो अक्वायर्ड बिल्डिंग ऑन, सर मोमेंट प्लीज, immovable. November 2004 फॉर सेम अमाउंट लेते हैं 226. So it is given to Y, सेम अमाउंट लेते ऑन, मैं डेट थोड़ी इधर उधर हो, काइंडली एक्सक्यूज, 28 जुलाई 2019 फॉर ए नील, बी 15 लाख. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 28 जुलाई 19 इज 23 लाख. कंप्यूट द टैक्स कंसिक्वेंसेस. बराबर है, आपको टैक्स कंसिक्वेंस फाइंड करने हैं. नाउ लिसन, लेट अस बिगिन विथ पॉइंट नंबर ए, जिसमें ये कितने में दिया हुआ है? नील में. अगर नील में दिया हुआ है तो मिस्टर एक्स के एंगल से ये मिस्टर एक्स गिवर है, वाई रिसीवर है. कौन सा टॉपिक आएगा? कैपिटल गेन. कैपिटल गेन में कहना है इट इज कॉल्ड गिफ्ट गिवन. इट इज नॉट अ ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन, मुफ्त में है. तो वाई के एंगल से कौन सा टॉपिक आएगा? आईफोस. वाई के एंगल से दिस इज कॉल्ड नॉन रिलेटिव है, तो आईफोस में गिफ्ट विल बी टैक्सेबल. एंड दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is my valuation and these 23 lakh will be taxed under the head income from other sources. एक भी रुपए का डबल टैक्सेशन नहीं हुआ. अच्छा, नाउ when Mr. Y sales of the asset, cost deductible is the SDV, and what is your cost deductible? 23 लाख रुपीस. 23 लाख की कॉस्ट का आपको क्या मिलेगा भाई? डिडक्शन, जब आप एसेट बेच दो तब. 5 मिनट के लिए मान लो कि दोनों ब्रदर होते. अगर ब्रदर होते तो यहां पे गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती. अगर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती तो कौन सी कॉस्ट का डिडक्शन मिलता? प्रीवियस ओनर की. पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर एंड इंडेक्स नंबर वुड आल्सो बी प्रीवियस ओनर. बट कब? जब ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती तब. कब टैक्सेबल नहीं होती? व्हेन दोनों क्या होते? ब्रदर्स होते, रिलेटिव होते. फ्रेंड्स, नाउ लिसन, अगर कंसेशनल से दिया है
ये मेरे मुद्दे को समझाना था मुझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये अगर मान लीजिए कि आपने 15 लाख में दिया है, मिस्टर एक्स के एंगल से कैन वी से टॉपिक पिक्चर में आएगा कैपिटल गेन। इट इज नॉट अ गिफ्ट गिवन। क्यों? बिकॉज कैपिटल गेन में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नॉट एट अ कंसेशनल अमाउंट। हियर इट इज नॉट अ गिफ्ट गिवन। कैन वी से इट इज ट्रांसफर and liable for capital gain. If it is transfer and liable for capital gain, जनरल केसेस में हम नेट कंसिडरेशन जो लेते हैं वो अमाउंट रिसीव्ड लेते हैं, बट यहां पे मैं आपको कैपिटल गेन के टॉपिक में ले जाऊं तो कैन वी से सेक्शन 50C, that is stamp duty value, will be coming into play. And if the stamp duty value comes into play, your consideration for the topic capital gain which we have studied very recently is, can I say friends, my consideration will be जो मुझे एक्चुअली मिला 15 लाख कंपेयर्ड विथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख। आई एम सपोज टू टेक विच एवर इज हायर। ज्वेलरी में आप कंसिडरेशन 15 लाख ही लेते थे, यहां पे आपको कंसिडरेशन 15 लाख नहीं लेनी, आपको विच एवर इज हायर लेनी है। एंड इफ यू टेक योर कंसिडरेशन टू बी 23 लाख एज पर सेक्शन 50C, ये असेट मेरी लॉन्ग टर्म है तो मैं इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करूंगा 226, 289, 113, शायद आ रहा था 578, राइट। एंड ये अगर मैं डिडक्ट करूं तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया फ्रेंड्स, कैन वी से इट वुड बी 17 लाख 22,000। ये मेरी मैजिकल फिगर थी अर्लियर सम में कि 1722 टैक्स करने का, 1722 टैक्स करने का। फ्रेंड्स यहां पे खास समझिए, इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज वाई के हाथ में प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021। कैन वी से कौन सा टॉपिक पिक्चर में आएगा? आईफोस। एंड अगर आईफोस पिक्चर में आ रहा है मिस्टर वाई के लिए, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाज व्हाट 23 लेस अमाउंट पेड बाय हिम इज व्हाट 15 लाख। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग इनटू प्ले? 8 लाख। एंड दिस 8 lakh will be taxable under the head income from other sources. सर माय सिंपल क्वेश्चन, यहां पे 1722 टैक्स हुआ, यहां पे 8 टैक्स हुआ। आगे मैंने बोला था कि यहां पे जो 15 का डिडक्शन मिल रहा है वही 15 यहां पे कंसीडरेशन ले रहे हैं, तो डबल टैक्स नहीं हो रहा है इन द केस ऑफ द मूवेबल। बट इन द केस ऑफ इमूवेबल इज देयर डबल टैक्सेशन? यस। कितनी अमाउंट का डबल टैक्सेशन? डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड अमाउंट पेड, जितना डबल टैक्सेशन दैट इज 23 एंड 15 का डिफरेंस, कितना डबल टैक्स हो रहा है? 8 लाख। इज देयर एनी वे आउट? नो वे आउट फ्रेंड्स, यू हैव टू। फ्रेंड्स इमूवेबल एसेट, आपको एक मैं वार्निंग दे रहा हूं, नेवर डेयर टू ट्रांसफर योर इमूवेबल एसेट एट अ प्राइस लेसर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, अदरवाइज seller would also be paying tax as per 50C and receiver would also be paying tax as per friends income from other sources. But
एक रिलैक्सेशन यहां पे कि व्हेन मिस्टर वाई sales of the asset, the cost deductible is the SDV, that is 23 lakh. दोनों ब्रदर होते तो कैन वी से ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती, और अगर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होती तो कॉस्ट कितनी डिडक्टेबल होती? एक्चुअल अमाउंट पेड बाय हिम ओनली वुड हैव बीन डिडक्टेबल. सो फ्रेंड्स, ये अगर आप चेक करो ना तो आपका पूरा मर्जर होके प्रोविजन हुआ कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स इन द केस ऑफ द गिफ्ट का. सर जी, कैपिटल गेन में गिफ्ट का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, अदर सोर्स में गिफ्ट का मतलब है आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट. मूवेबल में डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है. इमूवेबल में डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड अमाउंट पेड का क्या हो रहा है? डबल टैक्सेशन. सो नेवर ट्रांसफर योर इमूवेबल प्रॉपर्टी एट अ प्राइस लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन. क्वेश्चन अराइजेस, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेने की? अगर सेम प्रोविजन है कैपिटल गेन जैसा ही, एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, इसकी पार्ट या फुल कंसीडरेशन on the date or I'll be clear, part और full consideration एग्जैक्ट वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करके लिखे तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल अगर ये आ गया है फ्रेंड्स, ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ये आया है, एंड बाय ऑब्वियसली अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट अदर देन कैश आया है, तो यू हैव टू टेक एसटीवी एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो यू हैव टू टेक एसटीवी एज ऑन द डेट ऑफ कौन सा भाई? सेल डेट. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी माई इंपॉर्टेंट पार्ट. सर खास समझिए, ये एग्रीमेंट टू सेल के दिन का लेने का या सेल डीड के दिन का लेने का इज गोइंग टू बी माई पिक्यूलर पॉइंट ओवर हियर फ्रेंड्स. ये सिमिलर टू कौन से टॉपिक है? सिमिलर टू द कैपिटल गेन का ही टॉपिक है ओवर हियर फ्रेंड्स. नाउ सी फ्रेंड्स, एज फार एज माय नेक्स्ट पोर्शन ऑफ डिस्कशन इज कंसर्न, it goes this way friends. Have a look. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members.
press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.